हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी से। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत इस वीडियो में इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल इसे पढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा से ही इसमें से प्रश्न आते रहते हैं। चूँकि ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे मैंने बिंदुवार बनाने का प्रयास किया है ताकि ये आपको सरलता से समझ में भी आ जाए और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी भी हो। तो 1265 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक का बलबन का शासनकाल माना जाता है। आगे हम इनके संबंध में जानकारी देखें। बलबन का इतिहास अगर हम देखें तो सबसे पहले ये देखें कि गयासुद्दीन बलबन का नाम बहाउद्दीन था। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी गया है। बलबन के पिता इलवारी तुर्क कबीले के सरदार थे। माना जाता है कि बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नाम का एक व्यक्ति ने 1232 में खरीद कर दिल्ली लाया। इल्तुतमिश ने दिल्ली जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया था। मतलब इस तरह से ये भी एक गुलाम था। बलबन अपने कार्य के प्रति ईमानदार, वफादार था। साथ ही ये बहुत योग्य व्यक्ति था एवं अवसर का लाभ उठाने वाला व्यक्ति था। अर्थात बलबन जो था, अवसर जब भी मिलता था उसका लाभ उठाने वाला व्यक्ति था और इसी कारण से ये मतलब सुल्तान के पद तक भी पहुंच पाया था। गुलाम से सुल्तान तक बनाया था। सुल्तान इल्तुतमिश ने इसकी योग्यता को देखते हुए अपने भिश्ती दल में इसको शामिल कर लिया। कड़ी मेहनत एवं योग्यता के कारण यह उच्च पद पर आसीन होता गया। अर्थात धीरे धीरे अपनी योग्यता के कारण और कड़ी मेहनत के कारण ये उच्च पद पर आसीन होता गया। आगे देखिए कि कैसे कैसे उच्च पद पर अगले सुल्तानों के शासनकाल में ये बढ़ता रहा। इसकी योग्यता के कारण रजिया सुल्तान ने इसे अमीर शिकार के पद पर आसीन किया। अर्थात अपने बल पर इसने क्या किया, रजिया सुल्ताना के शासनकाल में अमीर शिकार के पद को भी प्राप्त किया। वैराम शाह के समय इसे अमीर अखूर का पद भी मिला। अमीर अखूर मतलब जो घोड़ों अस्तबल का प्रमुख होता था उसको कहा जाता था, तो अमीर अखूर का पद इसको मिला। अलाउद्दीन मसूद के समय इसे अमीर हाजिब का पद मिला एवं इसे हांसी का सूबेदार भी बना दिया गया। यहाँ से इसकी उत्तरोत्तर उन्नति शुरू हुई। गयासुद्दीन बलबन नसरुद्दीन महमूद के समय 40 तुर्क गुलाम सरदारों अर्थात तुर्कमान चहलगामी का नेता बन गया था। ये तुर्कमान चहलगामी, जिसे इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों के साथ मिलकर एक दल बनाया था जिसका नाम रखा था तुर्कमान चहलगामी, ये उनका नेता बन गया था। अर्थात 40 सरदारों का नेता बन गया था। नसरुद्दीन महमूद तो नाम मात्र का सुल्तान था। जो नसरुद्दीन महमूद था उस वक्त में नाम मात्र का सुल्तान था और इसको सुल्तान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका गयासुद्दीन बलबन की ही थी। इस कारण राज्य की प्रमुख शक्तियाँ अब बलबन के हाथ में थी। अर्थात नसरुद्दीन महमूद नाम मात्र का सुल्तान था पर वास्तविक शक्तियाँ बलबन के हाथ में ही थी। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से वो सुल्तान की भांति ही कार्य कर रहा था। बलबन ने 1249 ईस्वी को अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। अर्थात उनसे उन्होंने पारिवारिक संबंध बना दिए। अपने जो सुल्तान के साथ पारिवारिक संबंध बन गए, अर्थात वो उनका खुद ससुर बन गया और उनको अपना दामाद बना लिया। इसके पश्चात नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि से सम्मानित किया तथा उन्हें नायब ममलिकात का पद भी प्रदान किया। इससे बलबन की शक्तियाँ काफ़ी बढ़ गई थी। अब ये जब दो महत्वपूर्ण पद इसको मिल गए थे तो इससे क्या हो गई, इसकी शक्तियाँ बढ़ गई थी। आगे हम देखेंगे 1249 से लेकर 1265 तक 1-2 वर्ष बीच के, जो 1252-53 की बात करें, जब रेहान के हाथ में सत्ता आ गई थी, सत्ता की बागडोर अप्रत्यक्ष रूप से आ गई थी, तो इस समय को छोड़कर बलबन सुल्तान ना रहा हो लेकिन सुल्तान की पूरी बागडोर इसी के हाथ में थी। अर्थात अपन ये माने कि इसका जो महत्वपूर्ण समय था 1249 से 1265 तक का भी था। भले ही सुल्तान ना रहा हो लेकिन सुल्तान की सारी शक्तियाँ इसके पास थी। 1265 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात उनका कोई पुत्र ना होने के कारण सत्ता की बागडोर गयासुद्दीन बलबन के हाथ में आ गई।
ये भी माना जाता है, अलग अलग इतिहासकारों का मानना है कि शायद गयासुद्दीन बलबन ने ही नसरुद्दीन महमूद की हत्या कराई हो, लेकिन कुछ अभिलेख ये मानते हैं कि नहीं, वो नसरुद्दीन महमूद बीमारी के कारण मरा है। तो ये एक अलग विषय है जो हम पिछली वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं। बलबन ने सत्ता संभालने के पश्चात गयासुद्दीन एवं नियाबत खुदाई की उपाधि धारण की। ये 2 उपाधि इनको मिली और गयासुद्दीन की उपाधि के बाद ही गयासुद्दीन बलबन बन गया था। अब जब ये सत्ता पर काबिज हो गया 1266 ईस्वी में, तो इसके सामने प्रमुख 4 समस्याएं थी। पहली समस्या थी जनसाधारण के मन में सुल्तान के प्रति भय एवं सम्मान की भावना को जागृत करना, और इसके लिए इन्होंने अनेकानेक कार्य किए थे। अर्थात इसके शासनकाल में ये केवल उच्च वर्ग से अपना संबंध रखता था और कम बातें करता था और सदैव एक राजसी वेशभूषा में रहता था, राज की वेशभूषा में। दूसरा था, इसके सामने समस्या थी कि जो राज्य की आर्थिक स्थिति थी, वो आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, अर्थात अर्थ की आवश्यकता थी, तो उस स्थिति में सुधार करना इसका महत्वपूर्ण था। तीसरी और एक बड़ी समस्या थी, राजस्थान एवं दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में मेवातियों का आतंक था। मेवातियों का आतंक ऐसा माने कि इन क्षेत्रों में ये जो लूटपाट करते थे मेवाती, एवं वहाँ की लड़कियों को उठाकर उन्हें जंगल में ले जाते थे और बाद में उन्हें वो बेच देते थे। इस तरह से ये एक बड़ी समस्या का कारण था और ये समस्या का भी समाधान उन्होंने किया था। और चौथी प्रमुख समस्या थी कि 40 तुर्क गुलाम सरदारों का जो दल था, जिसका ये पहले नेता था, लेकिन इनमें से अनेक जो तुर्क सरदार थे, इसके सत्ता हासिल करने के पश्चात वो इनके विरोधी हो गए थे, तो उनके विरोध को भी समाप्त करना था। तो ये प्रमुख 4 समस्या थी इनके सुल्तान बनने के पश्चात। अब देखिए इन समस्याओं का समाधान उन्होंने कैसे किया था। बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर नियाबत खुदाई अर्थात अल्लाह का प्रतिनिधि एवं जिल्ले इलाही या जिल्ले अल्लाह, जिन्हें ईश्वर का प्रतिबिंब मानता था। बलबन ने स्वयं का स्थान पैगंबर के बाद माना। जो बलबन था वो स्वयं को पैगंबर के बाद अपना महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता था, अर्थात उनका उसके बाद ही अपना स्थान मानता था। और अपने इसी बात के कारण वो निम्न वर्ग से कम बात करता था, उच्च वर्ग से ही ज़्यादातर बात करता था। इसके शासनकाल में हंसने की मनाही भी थी, अर्थात राज दरबार में कोई व्यक्ति हंस भी नहीं सकता था। आगे है कि बलबन निरंकुश शासन पर विश्वास रखता था। उसका ये विश्वास था कि शासक अगर निरंकुश होगा तब ही वो मतलब ज़्यादा सफल होगा। उसका मानना था कि केवल निरंकुश शासक ही अपनी प्रजा से आज्ञा पालन करवा सकता था। उसका मानना था कि अगर निरंकुश नहीं होगा तो फिर जो प्रजा है उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगी, अर्थात वो निरंकुश था और आज्ञा के पालन करवाता था। इस हेतु उन्होंने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। इसकी नीतियों लोहे जैसी कठोर दंड की व्यवस्था वाली थी तथा आवश्यकता पड़ने पर रक्त बहाने एवं मृत्युदंड देने में भी संकोच नहीं करने वाली इसकी नीतियाँ थी। तो इस तरह से ये लौह एवं रक्त की नीति इन्होंने अपनाई थी। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो बलबन ने ये लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। और ये लौह एवं रक्त की नीति क्या थी मैंने आपको बताया। बलबन ने 40 तुर्क सरदारों के दल तुर्कान चहलगामी, जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था, उसको समाप्त करने के लिए धीरे धीरे एक एक करके उन्होंने तुर्क सरदारों की हत्या करना शुरू कर दिया था। और इस तरह से पूरे 40 तुर्क सरदारों को या तो वो स्वयं मृत्यु के गाल में समा गए थे या उन्होंने मतलब बलबन ने उनकी हत्या करवा दी थी। इस तरह से तुर्कान चहलगामी की जो 40 तुर्क सरदार थे जो सदैव सत्ता पर हस्तक्षेप करते रहते थे, उनकी उन्होंने हत्या करके उस समस्या को समाधान कर दिया है। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं का भी प्रचलन किया है। आगे हम देखेंगे बलबन ने फारसी पद्धति से अपने दरबार का गठन किया था। उन्होंने जो था गठन वो फारसी पद्धति से किया था। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा एवं पायबोस की प्रथा, जिसको पैबोस की प्रथा भी कहते हैं, वो आरंभ की थी। अब ये देख लें सिजदा क्या होता है, पायबोस क्या होता है।
सिजदा, जिसको कई बार हम अल्लाह का सजदा करते हैं ना, तो उसी पद्धति से सिजदा अर्थात घुटनों के बल बैठकर सिर सुल्तान के कदमों में रखना, ये कहलाता था सिजदा। और पायवोस का अर्थ होता था घुटने के बल बैठकर सुल्तान के पैरों को चूमना। तो ये करता था, और ये उन्होंने इसलिए किया था ताकि उसका सम्मान जनता के प्रति, लोगों के प्रति, लोगों के मन में बन पाए। बलबन ने ईरानी त्यौहार नौरोज, जिसे नौरोज को भी कहा जाता है, उस प्रथा को उन्होंने प्रारंभ किया। बलबन ने अपने सिक्कों में खलीफा को भी वो बहुत मानता था, तो खलीफा का नाम भी उन्होंने अपने सिक्कों में खुदवाया था। बलबन ने सदैव तत्पर सेना की शुरुआत भी की। वो ये जानता था कि इतना कठोर जब नियम का पालन कर रहा है तो अनेक लोग इससे खिन्न होंगे, अर्थात सदैव तत्पर सेना की शुरुआत की थी, ताकि ऐसी सेना जो युद्ध के समय तत्काल तैयार हो जाए। ऐसी सदैव तत्पर सेना की शुरुआत भी की थी। सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था भी इसके शासनकाल में जारी की गई। इसके पहले तक के एकता व्यवस्था जारी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि नगद वेतन देने की व्यवस्था भी जारी की, तथा इसके लिए सैनिक अत्यंत महत्वपूर्ण थे। और जो सैनिक युद्ध में मारे जाते थे तो उनकी विधवाओं को एवं बच्चों के लिए भी इन्होंने आर्थिक सहायता की व्यवस्था की। इससे सैनिकों के मन में इसके प्रति सम्मान बढ़ गया और वो ज़्यादा इसके प्रति ईमानदार होते गए। बलबन ने वरीद मुमालिक अर्थात गुप्तचर व्यवस्था सुदृढ़ की। ये माना जाता है कि, और ये कहा भी जाता है इतिहास में, कि बलबन जो सफल हुआ था उसका मूल कारण वरीद मुमालिक संस्था थी, अर्थात एक गुप्तचर व्यवस्था की संस्था थी, जिसके कारण बलबन अत्यंत सफल हुआ। और ये इसकी बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था थी, और यही कारण था कि बलबन एक महत्वपूर्ण समय तक के अपने शासनकाल में सफल रहा। बलबन ने अपनी सेना का केंद्रीकरण किया एवं योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों को ही सेना में नियुक्ति दी। इसके पहले तक के सेना में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर लिया जाता था, लेकिन बलबन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने केंद्रीकरण किया एवं योग्य तथा जो सक्षम व्यक्ति थे उनकी ही नियुक्ति उन्होंने क्या की, अपने सेना में की। 1286 ईस्वी में मंगोलों ने तैमूर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का सामना बलबन का बड़ा पुत्र शहजादा मोहम्मद ने किया। शहजादा मोहम्मद को ये बहुत पसंद करता था, और अब उसके बाद अपने बाद मतलब शहजादा मोहम्मद को ही ये राजगद्दी पर देखना चाहता था। लेकिन इस युद्ध में शहजादा मोहम्मद की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और इस मृत्यु का गहरा आघात भी बलबन को लगा था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसे शहीद आजम की उपाधि भी उन्होंने प्रदान की। माना जाता है कि 1286, कहीं जगह 86 लिखा, कहीं जगह 87 लिखा है, 86-87 में बलबन की मृत्यु हो गई। अब ये 86 है या 87 है, इसमें बलबन की मृत्यु हो गई। और बलबन की मृत्यु के पश्चात ये माना जाता है कि 40 दिन का शोक, इनके जो शासनकाल में जो अन्य इसके जो थे, उन्होंने 40 दिन का शोक रखा। बलबन ने अपना उत्तराधिकारी शहजादा मोहम्मद जो मर चुका था उसके पुत्र कैखुसरो को चुना था, मतलब, लेकिन इसकी मृत्यु के पश्चात एक षड्यंत्र के कारण कैकुबाद को सुल्तान बना दिया गया। कैकुबाद को क्या बना दिया गया, सुल्तान बना दिया गया, जो बुगरा का पुत्र था, और कैखुसरो को मुल्तान पाकिस्तान का सूबेदार बना दिया गया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे बाकी कैकुबाद के संबंध में जो है। तो ये बिंदुवार मैंने इसको बनाने का प्रयास किया ताकि ये आपके लिए अत्यंत लाभप्रद हो। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने अन्य मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा कि आने वाले लगातार जो वीडियो हैं हिस्ट्री से संबंधित वो आपको सहजता से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।